नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसीसीएचएन के पेपर की आंसर की, और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 35 क्वेश्चंस विद रैशनल डिस्कस कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस बच गए वो हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारे नोट्स में से 60 क्वेश्चन या 55 प्लस क्वेश्चन आए, 60 के समथिंग क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में से आए। आप प्रीवियस वीडियो को भी देखना और इस वीडियो को भी आप कंप्लीट जरूर देखना और खुद एनालिसिस जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट इस पूरे पेपर में होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस पूरे पेपर को हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 36 नंबर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू यूज ऑफ एंटी हेलमेंथिक ड्रग। यहाँ पर जो भी डिजीज कंडीशन और जो एंटी हेलमेंथिक ड्रग दे रखी है वो सही दे रखी है, मतलब उनका जो भी मैचिंग कर रखी है वो सही है। एक को छोड़कर सभी के सभी क्या है, एंटी एलमेंथिक ड्रग के यूजेज है और उस बीमारी में हम यूज कर सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर देखिए नॉट ट्रू, एक सही नहीं है। वो कौन सी ऑप्शन फर्स्ट, हुक्वाम इवरमेक्टिन, ये हमने आपको पहले बता दिया है। अब हम इसको रैशनल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, जो भी वर्म है सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं। और जो यहाँ पे एक अल्बेंडाजोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बीमारी का नाम आएगा फाइलेरिया। फाइलेरिया यहाँ पे है, मैं करेक्शन करके आपको फिर से पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ पर देखिए जो हुकवर्म है उसके लिए जो फर्स्ट चॉइस ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी होती है, पायरेंटेल, मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। राउंड वर्म के लिए भी सेम वही है, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एंड पायरेंटेल। थ्रेड वर्म के लिए भी वही है, पायरेंटेल, मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। और फाइलेरिया के लिए डीईसी, आपने पढ़ी होगी ड्रग ऑफ चॉइस डीईसी है ना फाइलेरिया के लिए, ये बहुत बार पूछ भी गई है पहले भी। डीईसी का मतलब है डाईइथाइल कार्बामेजिन एंड इवरमेक्टिन। तो यहाँ पे जो हुकवर्म के लिए इवरमेक्टिन दे रखा है वो क्या है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शंस मतलब जो आपको रेशनल में दे रखी है बीमारियां और उनकी जो ड्रग चॉइस है वो यहाँ पर दे रखी है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े वर्ड्स दे रखे हैं उनमें से कोई भी एक वर्ड देकर आपको पूछा जा सकता है इसकी फर्स्ट चॉइस ड्रग क्या होगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इतने बड़े वैसे नाम याद नहीं होंगे बट फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंटे इंसुलिन इज, लेंटे इंसुलिन किस टाइप का इंसुलिन है ये आपको पूछा गया है। और यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन थर्ड, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। देखिए यहाँ पे रेशनल में आपको और दिखा देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है आर रेगुलर इंसुलिन, यानी कि ये जो रेगुलर इंसुलिन है ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये बीपीसीसी सन 2021 में भी पूछा गया था। आपको यहाँ पे पूछा गया है लेंटे इंसुलिन, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक वर्ड और यहाँ पे दे रखा है आइसोफेन। आइसोफेन इंसुलिन भी किस प्रकार का इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। आप कहेंगे सर हमने तो ये नाम पहले सुना ही नहीं, तो जो आप नहीं सुनते हैं वही एग्जामिनर पूछता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आइसोफेन जो इंसुलिन है वो किस प्रकार का है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजक्टिवाइटिस इन द न्यूबॉर्न इज नोन एज। अगर न्यूबॉर्न में कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, उस टर्म को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। चलिए हम रेशनल में देख लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस इन द न्यूबॉर्न आल्सो नोन एज ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। अगर न्यूबॉर्न में कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। Ophthalmia neonatum could be gonococcal and must be treated with topical chloramphenicol eye drop। यानी कि जो गोनोकोकल इन्फेक्शन है इसकी वजह से होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो आपको आंसर में क्या करना है, गोनोकोकाई या फिर गोनोकोकल। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई हम यूज करेंगे, तो वहां पर आपको आंसर में करना होगा क्लोराम्फेनिकोल आई ड्रॉप। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, द मदर शुड बी गिवन इंजेक्शन सेप्टाइजोन 1 ग्राम आईवी एज ए सिंगल शॉट। यानी कि जो मदर है उसको हम ये सेप्टाइजोन का जो इंजेक्शन है 1 ग्राम ये भी हम लगा सकते हैं ताकि गोनोकोकल इन्फेक्शन बच्चे को ना हो, है ना। तो इस प्रकार का भी ये हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज वैक्सीन 0.5 ml IM इज गिवन ऑन डेज ऑफ। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेबीज वैक्सीन है उसके हम 0.5 ml इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करते हैं किस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से। तो ये चीज़ें तो आपको दे दी गई है, यहाँ क्वेश्चन में ही बता दी गई है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि आप कब कब
किस किस दिन पे आप ये रेबीज वैक्सीन लगाएंगे। तो ये आपके प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। देखिए प्रैक्टिकल का मतलब ये हो गया कि आप जब सब सेंटर पर बैठेंगे, सीएचओ की पोस्ट पे आप बैठेंगे, वहाँ पे आपके पास में मान लीजिए कि डॉग बाइट का एक पेशेंट आ गया, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब जो आप रेबीज वैक्सीन लगा रहे हैं वो मतलब रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए कब कब उस पेशेंट को आप बुलाएंगे। तो ये आपको ध्यान तो होना चाहिए कि कब कब हम ये वैक्सीन लगाते हैं, तभी तो आप उसको उस तारीख पे बुला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ 0, 3, 7, 14 एंड 28। 0, 3, 7, 14 और 28 इस दिन पे आपको ये वैक्सीन की 5 डोज लगानी है। WHO के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए रेबीज वैक्सीन इज गिवन इन ए डोज ऑफ 0.5 ml ऑन डेज 0, 3, 7, 14 एंड 28। 0, 3, 7, 14, 28 दिन पे उस पेशेंट को बुलाना है। पेशेंट पहले दिन जब डॉग बाइट करता है उस दौरान आता है, तो आपको 0 दिन तो वही हो गया कि जैसे ही डॉग बाइट किया वो आपके पास में आया उसी टाइम आपको वैक्सीन लगानी है। देन उसके बाद 3, 7, 14 और 28 दिन पे आपको वैक्सीन लगानी है। साथ ही एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पहले पूछा भी गया है बीपीएससी सीजन के एग्जाम में। ऐसी वो कौन सी बीमारी है जो 100% फेटल होती है, सबसे खतरनाक कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या करना है, रेबीज। रेबीज 100% फेटल होती है, ये पेशेंट की डेथ भी कर सकती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो 100% क्या होती है, खतरनाक होती है। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी वो कौन सी बीमारी है जो 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। तो भी आपको आंसर में क्या करना है, रेबीज। अगर वैक्सीन इसकी पूरी कंप्लीट हम लगा देते हैं 0.5 ml IM कब कब 0, 3, 7, 14, 28 पे, तो ये 100% ठीक भी हो सकती है। ऐसी एक बीमारी है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। AMTSL मैनेजमेंट आप कर रहे हैं थर्ड स्टेज का, तो आप क्या एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, ये आपको पूछा गया था। और यहाँ पर आपको आंसर में क्या करना था, ऑप्शन थर्ड ऑक्सीटोसिन। चलिए रेशनल में आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे द थर्ड क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ AMTSL आर गिवन बिलो। जो तीसरी स्टेज है, क्रिटिकल जो स्टेप्स होती है AMTSL की, उसमें हम क्या क्या एडमिनिस्टर करवाते हैं। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स, यूट्रोटॉनिक जो ड्रग्स होती है वो हम एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, और जो टैबलेट है मिजोप्रोस्टोल वो भी हम यहाँ पर एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, CCT कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। साथ साथ यूट्राइन मसाज, ये भी हम थर्ड जो स्टेज है उसमें हम एक्टिव मैनेजमेंट ये कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये ऑक्सीटोसिन लगाते हुए की एक इमेज आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉर एंड क्रैक्ड निपल कैन बी हील्ड बाय अप्लाइंग। सॉर या फिर क्रैक्ड निपल है तो उसको हील करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर में मैंने बता दिया था, हिंड मिल्क जो है वो आपको अप्लाई करना है। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं इसको। अप्लाइंग हिंड मिल्क, द मिल्क विच कम्स आउट ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू सॉर एंड क्रैक्ड निपल हैज हील्ड इफेक्ट। यानी कि जो मिल्क होता है कौन सा वाला, जो लास्ट में निकलता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लास्ट में जो मिल्क होता है वो होता है हिंड मिल्क। और उसको अप्लाई करने से कहाँ पर, सॉर एंड क्रैक्ड निपल पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो सॉर एंड जो क्रैक्ड निपल सॉर के हैं उनमें हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो हील हो जाएंगे। तो हील इफेक्ट होता है हिंड मिल्क का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो ये नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BBT जिसमें एग्जामिनर की तरफ से बाय मिस्टेक या फिर हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से भी हो सकती है बाय मिस्टेक, यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया गया था। देखिए यहाँ पे BBT मेथड राइज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यानी कि BBT में हम क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, और ओव्यूलेशन के दौरान टेम्परेचर कितना बढ़ता है यही आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा, सेंटीग्रेड नहीं होगा। सेंटीग्रेड में 0.5 ही होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक हुई है, जो भी है कोई बात नहीं है, अपने को तो यहाँ पे आंसर में फ़ारेनहाइट करना है, और अगर सेंटीग्रेड में भी दे रखा है तो भी आपको यही आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए BBT जो मेथड है उसमें हम क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, और टेम्परेचर कितना बढ़ता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी यहाँ पे और भी रैशनल दे रखा है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूज़ ऑफ कॉन्डोम प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। अगर कंडोम को यूज़ करता है तो सभी बीमारियों से जो है वो प्रोटेक्ट हो सकता है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। इसको छोड़कर बाकी 3 बीमारियों से कंडोम जो है प्रोटेक्ट करता है। आपने पढ़ा भी होगा, हमारे नोट्स के अंदर भी दे रखा है, ट्रिपल प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, कंडोम का। देखिए क्या क्या है ट्रिपल प्रोटेक्शन, कौन कौन सी है।
एसटीडी से बचाता है, प्रेगनेंसी से बचाता है, और एचआईवी बीमारी से भी कॉन्डोम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये 3 प्रिवेंशन जो है, मतलब जो भी 3 प्रोटेक्शन है वो किसके हैं, कॉन्डोम्स के होते हैं। बाकी यहाँ पे और भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर एक्शंस ऑफ मिजोप्रोस्टॉल ड्यूरिंग मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन एक्सेप्ट। मिजोप्रोस्टॉल से तो 4-5 क्वेश्चंस आ गए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, मिजोप्रोस्टॉल हम यूज कर रहे हैं किसमें, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, MMA आपने पढ़ा होगा मॉड्यूल्स में भी। MMA इसको बोलते हैं शॉर्ट में, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन को। तो मिजोप्रोस्टॉल के क्या है, सभी के सभी यहाँ पे एक्शंस आपको बताए गए हैं कि ये सभी के सभी एक्शंस होते हैं मिजोप्रोस्टॉल के, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से पूछा गया। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या करना था, ऑप्शन सेकंड, कॉजिंग नेक्रोसिस ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, ये एक गलत है यहाँ पे। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, तीनों के तीनों क्या एक्शन है। चलिए रैशनल में और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में देखना, मिजोप्रोस्टॉल से 2 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, एक तो यहाँ से, एक जस्ट इसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट था वहां से पूछा गया था। देखिए मिजोप्रोस्टॉल जो है वो एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, और इसके काम की बात करते हैं तो बाइंड्स टू मायोमेटल सेल, ये मायोमेटल सेल्स से बाइंड्स होती है। साथ ही कॉजिंग स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। साथ ही साथ सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड डायलेशन, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग और डायलेशन का काम भी करती है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक्शंस है मिजोप्रोस्टॉल के। बाकी यहाँ पे जो एक गलत दे रखा है वो कौन सा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हेल्थ फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर MTP एक्ट। MTP एक्ट के तहत जो भी टर्मिनेशन हो रहे हैं, जो भी प्रेगनेंसी या फिर आप बोल सकते हैं कि अबॉर्शंस करवा रहे हैं, वो कब कब कहाँ पर करवा सकते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक को छोड़कर। एक सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 12 वीक सब सेंटर, 12 वीक की प्रेगनेंसी और उसको आप अगर टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो सब सेंटर पर कर रहे हैं, तो ये गलत है, यानी कि ये सब सेंटर पर नहीं होगा। 8 वीक की प्रेगनेंसी है वो PNC पे आप करवा सकते हैं टर्मिनेशन, 12 वीक की है तो वो CNC पे टर्मिनेशन आप करवा सकते हैं, सब सेंटर पे नहीं होगी, और 20 वीक है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकती है। चलिए रैशनल में आपको और दिखा देते हैं। द गवर्नमेंट फैसिलिटी, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा नीचे चला गया, 1 मिनट, थोड़ा सा वापस देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे जो सब सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 वीक की प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे PNC पे करवा सकते हैं, 12 वीक पे जो है CNC पे, और 20 वीक पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम करवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से फिर से आपको कोई भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ग्रुप फॉर टीनेज प्रेगनेंसी इज। टीनेज प्रेगनेंसी का एज ग्रुप आपको पूछा गया, राइट आंसर आपको फोर्थ करना है, 10 to 19 ईयर, 10 से 19 साल जो है वो टीनेज प्रेगनेंसी की क्या है, एज है। यहाँ पर देखिए टीनेज प्रेगनेंसी definition, teenage pregnancy as defined as any pregnancy from girl who is 10 to 19 years of age। टीनेज प्रेगनेंसी की डेफिनेशन यही है कि कोई भी गर्ल जिसकी एज 10 से 19 साल है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीनेज प्रेगनेंसी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी इन एंटीनेटल पीरियड आर ऑल एक्सेप्ट। टीनेज प्रेगनेंसी के सभी क्या है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है। एंटीनेटल पीरियड की बात हो रही है, एंटीनेटल पीरियड में सभी के सभी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस टीनेज प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, कैंसर। कैंसर यहाँ पे नहीं होता है, बाकी जो 3 ऑप्शंस है तीनों की तीनों एंटीनेटल पीरियड में हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। चलिए रैशनल में और देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद टीनेज प्रेगनेंसी, और किस में, एंटीनेटल पीरियड में कौन कौन से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। यहाँ पर देखिए अनसेफ अबॉर्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और जो HIV और जो STD दे रखा है वो आपको हमारे नोट्स में जस्ट इसके नीचे वाले पेज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड्स ड्यूरिंग पेरेंटल काउंसलिंग फॉर टीनेज चिल्ड्रन इज एक्सेप्ट। टीनेज जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए जो पेरेंटल काउंसिल है वो उसके लिए सभी प्रकार के जो सपोर्ट है आप दे सकते हैं, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, पार्शियल। ये नहीं होता है, बाकी जो 3 ऑप्शन है तीनों के तीनों सही है। चलिए रैशनल में इसको और देख लेते हैं। पेरेंटल काउंसलिंग टॉपिक है जिसके अंदर आपको ये फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, पेरेंट्स नीड टू प्रोवाइड प्रोएक्टिव पॉजिटिव एंड पार्टिसिपेटरी सपोर्ट टू देयर टीनेज चिल्ड्रन। जो भी टीनेज चिल्ड्रंस होते हैं उनको पेरेंट्स अगर काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स अगर कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो किस प्रकार का सपोर्ट करना है, प्रोएक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और पार्टिसिपेटरी सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप देख पा रहे हैं अभी
किस प्रकार की सिचुएशंस चल रही है। आजकल छोटे बच्चों को तो फ़ोन के बिना तो कुछ रहा ही नहीं जाता है। पहले खूब खेलते थे, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल फ़ोन के बिना तो रहा ही नहीं जाता है। और आजकल के टीनेज चिल्ड्रंस की बात करें तो बहुत सारे बाइक से 80-90 इस प्रकार की स्पीड से चलते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, मरते भी है, सब कुछ होता है ना। तो बहुत सारे काम जो है बहुत गलत हो रहा है आजकल। तो टीनेज जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको उनके पेरेंट्स के द्वारा अच्छे से काउंसलिंग करनी चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे यहाँ पे जो भी और भी यहाँ पे रेशनल दे रखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मिजल्स लाइफोलाइज्ड वैक्सीन इज, जो मिजल्स वैक्सीन है वो किस रूट से एडमिनिस्टर करवाई जाती है, ये आपको सिंपली पूछा गया था और यहाँ पर आपको आंसर में करना था सब क्यूटेनियस, ऑप्शन सेकेंड। देखिए यहाँ पे मिजल्स जो वैक्सीन है ये लाइफोलाइज्ड वैक्सीन है और ये मिजल्स से प्रोटेक्ट करती है, सब क्यूटेनियस रूट से लगती है। इसकी टोटल 2 डोज लगती है, एक 9 मंथ्स पे या फिर 9 to 12 मंथ पे लगती है पहली डोज, और दूसरी डोज जो है वो 16 से 24 महीने पे लगती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड टू मेंटेन कोल्ड चेन एट टेम्परेचर ऑफ, जो वैक्सीन होती है उनको कोल्ड टेम्परेचर पे मतलब कोल्ड चेन में रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो कितने टेम्परेचर पे हम रखते हैं, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार CHU के एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 2 to 8 डिग्री, ये प्लस में होगा। यहाँ पर और जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें माइनस में भी वैल्यू दे रखी है, तो वो गलत है। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जो भी वैक्सीन है उनको कोल्ड चेन में मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर देखिए, द स्टोरिंग टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इज +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये +2 to +8 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूट्राइन सर्विक्स एंड बॉडी डिसेंड्स टू लाई आउटसाइड द इंट्रोइटस इज नोन एज, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है जो कि किसकी है, प्रोसीडेंसिया की। मतलब प्रोसीडेंसिया एक वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो यूट्राइन सर्विक्स है और बॉडी जो है वो डिसेंड हो जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है। कहाँ से, इंट्रोइटस से, इंट्रोइटस से आउटसाइड वो है डिसेंड हो जाती है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं प्रोसीडेंसिया। यूट्राइन प्रोलेप्स के अंदर आप पढ़ेंगे अलग अलग 3 डिग्री दे रखी है वहाँ पे, और थर्ड जो डिग्री है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे थर्ड डिग्री प्रोसीडेंसिया एंड कंप्लीट प्रोलैप्स, अगर वर्ड आपको कंप्लीट प्रोलैप्स दिया जाता है तो ये आपका राइट आंसर होता, और यहाँ पे वर्ड दिया गया प्रोसीडेंसिया, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, द यूट्राइन सर्विक्स एंड बॉडी डिसेंड्स टू लाई आउटसाइड द इंट्रोइटस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीडेंसिया या फिर कंप्लीट प्रोलैप्स या फिर थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the objective of triage is to identify all cases except, सभी जो केसेज है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ट्रायज के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑप्शन सेकंड जो राइट आंसर है, इमीडिएट साइन नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट, ये गलत है यहाँ पर। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इमरजेंसी साइन रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये भी सही है। ऑप्शन जो थर्ड है वो भी सही है, और जो फोर्थ है वो भी सही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रायज के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रायज जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, ये फ्रेंच में क्या है, उसका मतलब क्या होता है, सेपरेट या सेलेक्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रायज का मतलब क्या है, सेपरेट या सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया आपको, आइडेंटिफाई द केसेज, कौन कौन से केसेज जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं ट्रायज में। तो देखिए इमरजेंसी साइन है तो उसको रिक्वायर है, जरूरत है इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट की। प्रायोरिटी साइन है तो शुड बी गिवन प्रायोरिटी, मतलब अगर प्रायोरिटी साइन है तो उसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, नॉन अर्जेंट केसेज है तो उसमें किसी प्रकार कोई इमरजेंसी नहीं है, उसको कोई प्रायोरिटी साइन नहीं है और कोई जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो ये 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और एक इमीडिएट का दे रखा है, तो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक इज, शॉक के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी एक फर्स्ट लाइन ड्रग है जो यूज ली जाती है, यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन फोर्थ एपिनेफ्रिन। यहाँ पर देखिए एपिनेफ्रिन इज फर्स्ट लाइन ड्रग, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है शॉक के ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पे और भी कुछ दे रखा है, एपिनेफ्रिन जो है वो कंबाइंड अल्फा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट, दोनों प्रकार के इफेक्ट करती है, कौन, एपिनेफ्रिन। बाकी यहाँ पे और भी रैशनल दे रखा है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोज ऑफ विटामिन के इन न्यूनेट विथ बर्थ वेट मोर देन 1 kg, 1 किलो से ज़्यादा का वजन है बच्चे का तो उसको कितनी डोज आप विटामिन के की देंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड 1.0 mg। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो लेबर रूम का टेम्परेचर पूछा गया था, वो आपको राइट आंसर करना था 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी यहीं से पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फिर से ये पूछा गया
कि 1 किलो से ज़्यादा अगर बच्चे का वजन है तो कितनी विटामिन के की डोज देंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना था 1.0 mg, और ये कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलर। और यहीं से बीपीसीसी सन 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलो से कम का बच्चा है तो उसको कितनी विटामिन के की डोज आप देंगे। वहां पर फिर आपको आंसर में करना है 0.5 mg, और वो किस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपकी सीएचयू की एग्जाम हो चाहे आपकी बीपीसीसी सन की एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, all the following are parameter to be assessed every 15 minutes in first hour after birth of baby except, मतलब बच्चे के जन्म के बाद प्रत्येक 15 मिनट में सभी पैरामीटर्स आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, उस बच्चे में आप असेस करेंगे, एक को छोड़कर। यहां पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, पल्स रेट। पल्स रेट हम चेक नहीं करते हैं, बाकी जो 3 पैरामीटर आपको दे रखे हैं तीनों के तीनों हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉनिटरिंग द बेबी, इसके अंदर क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर आफ्टर डिलीवरी, जैसे डिलीवरी होती है उसके पहले घंटे में क्या कर रहे हैं आप, बेबी एंड द मदर शुड बी मॉनिटर्ड एवरी 15 मिनट, मतलब प्रत्येक 15 मिनट से बेबी और उसकी मदर दोनों को आपको प्रत्येक 15 मिनट से आपको असेस करना है, चेक करते रहना है। अब वो कौन से 3 पैरामीटर्स है जो आपको चेक करने हैं, देखिए ब्रीदिंग चेक करनी है आपको, टेम्परेचर एंड वार्मथ चेक करनी है, कलर चेक करना है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपको दे रखे हैं, एक जो गलत हो कौन सा, पल्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर ऑफ द लेबर रूम, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले ही, मतलब जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन पे आपको बताया कि जो लेबर रूम है उसका टेम्परेचर कितना होता है, वो आपको बता ही दिया। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रेशनल के अंदर और देख लीजिए, वहीं से ये रेशनल लिया गया, मतलब अभी आपको हमने बता ही दिया कि जो लेबर रूम है उसका टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री रखते हैं। ठीक है, हाइपोथर्मिया को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग सीरम बिलिरुबिन लेवल कॉज विजिबल सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस इन ए न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़कर बाकी सभी जो यहाँ पे बिलिरुबिन, जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो दे रखा है, मतलब सही दे रखा है, जिसकी वजह से जितना अगर इतना सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है तो उसमें हम जॉन्डिस के विजिबल सिम्टम्स बच्चे में, न्यूबॉर्न में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सही थे, एक गलत कौन सा था, ऑप्शन फोर्थ। देखिए यहाँ पे रेशनल के अंदर नियोनेटल जॉन्डिस, इस पूरे पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से यहाँ से याद कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको इस पूरे टॉपिक में मिल जाएगी इतने से में भी। यहाँ पर देखिए जो आपको विजुअल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, कितने लेवल पे सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए स्क्लेरा एट द लेवल ऑफ 2 to 3 mg पर DL, स्क्लेरा में अगर जो विजिबल सिम्टम्स दिख रहे हैं वो 2 से 3 mg पर DL अगर सीरम बिलिरुबिन होता है तो आपको दिखाई देंगे। फेस पे कब दिखेंगे, जब 4 से 5 mg पर DL जो है सीरम बिलिरुबिन लेवल का जो लेवल है वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अम्बलाइकस का दे रखा है, तो अम्बलाइकस पे भी आपको अगर जॉन्डिस के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो वो कब नजर आएंगे, जब सीरम बिलिरुबिन लेवल 15 mg पर DL तक बढ़ जाए। और अगर फिट्स में भी आपको दिखाई दे रहा है, फिट में, तो वो आपको कब दिखाई देंगे, 20 mg पर DL से अगर अबव सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो आपको फिट्स में भी जॉइंडिस के सिम्टम्स विजिबल होंगे यानी दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको फिट में 25 दे रखा है ऑप्शन में, तो वो क्या है, गलत है। ठीक है, वहाँ पे अगर 20 होता तो वो भी आपका आंसर सही होता। तो यहाँ से और भी जो रेशनल दे रखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन इज, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों में, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको आंसर में करना था वेरिशेला जोस्टर, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेरिशेला जोस्टर को ही चिकन पॉक्स कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिशेला जोस्टर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो बीपीसीसी सन 2021 में पूछा गया था, और वो क्या पूछा गया था, रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वायरस इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स रिजल्ट्स इन सिंजलेज ए लिमिटेड बट पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ वन और मोर सेंसरी नर्व रूट, वो कौन सी बीमारी है। यानी कि ये पूरा वर्ड, यानी ये पूरी डेफिनेशन आपको दी गई थी और पूछा गया था कौन सी बीमारी में ऐसा होता है, तो आपको वहां पर भी आंसर में क्या करना था, वेरिशेला जोस्टर, या फिर चिकन पॉक्स अगर आपको दे तो चिकन पॉक्स आपको आंसर में करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन के सभी क्या है यहाँ पे साइन है, एक को छोड़कर, और यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन थर्ड, एस्टिमेटेड फ्लूइड डेफिसिट 40 to 50 ml पर केजी, ये गलत है, बाकी सभी 3 ऑप्शन सही है। अगर ये एस्टिमेटेड फ्लूइड डेफिसिट 100 to 110 होता
तो फिर आपका ये भी ऑप्शन सही होता। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे असेसमेंट, डिहाइड्रेशन को असेस करने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो चीफ कंप्लेंट है वो क्या क्या होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या क्या होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या क्या होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए सीवियर डिहाइड्रेशन से आपको क्या क्या दिया गया। एक तो आपको पेशेंट की जो अपीयरेंस है, ड्राउजी, कोल्ड, स्वेटी, ये आपको दिया गया। रेडियल पल्स आप जब चेक करेंगे तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, रैपिड, फीबल एंड समथिंग पल्स, इस प्रकार से है ना। तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। और जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वो क्या है, यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है पिंच रिटेक्ट स्लोली। अगर आप पिंच करेंगे तो रिटेक्ट कैसे होगी, स्लो स्लो होगी, है ना। और जो ऑप्शन 4 दिया गया वो आपको यहाँ पे माइल्ड डिहाइड्रेशन से दिया गया है। अगर ये दिया जाता तो फिर ये भी आपका ऑप्शन सी हो जाता। इसलिए यहाँ पे माइल्ड डिहाइड्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, साइन दिया गया, वो आपको यहाँ पे चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर रूल ऑफ होम ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। देखिए डिहाइड्रेशन से फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, होम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर होम ट्रीटमेंट के लिए एक रूल बनाया गया है डिहाइड्रेशन के होम ट्रीटमेंट के लिए। उसके अंदर सभी के सभी बताए गए हैं, या फिर सभी आप जो होम ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, माइल्ड, गिव माइल्ड एंटीबायोटिक, ऑप्शन सेकंड। ये आपको नहीं करना है। आप एक्स्ट्रा फ्लूइड घर पे दे सकते हैं, ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। व्हेन टू रिटर्न टू फॉलो अप, अगर फिर भी समस्या होती है तो आप फॉलो अप के लिए बच्चे को लेके जा सकते हैं। तो ये तीनों काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी है विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखिए ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इससे जस्ट ऊपर वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। ORS इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया विद डिहाइड्रेशन। अगर बच्चे को डायरिया हुआ है और वो डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है तो उसके बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ORS हम दे सकते हैं। ये 2021 में बीपीसी सेशन में पूछा गया था। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, 3 रूल ऑफ होम ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। वो क्या है, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, कंटिन्यू फीडिंग एंड व्हेन टू रिटर्न फॉलो अप, है ना। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक जो गलत है वो कौन सा है, एंटीबायोटिक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइक्लोफिनेक एंड आइबुप्रोफेन इज यूज्ड टू रिलीव पेन इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी में हम जो है डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन जो है पेन रिलीव के लिए यूज कर सकते हैं, एक कंडीशन को छोड़कर। तो कौन सी है ये यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन 4 प्रेगनेंसी। देखिए यहाँ पे एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स such as diclofenac and intramuscularly as a dose of 50 mg and 75 mg and ibuprofen are used। डाइक्लोफेनिक और आइबुप्रोफेन ये क्या है, एनसेड है। और यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है और वो क्या है, रिमेंबर एनसेड शुड नेवर बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एनसेड्स यूज नहीं करनी है, यही आपको पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि यूज नहीं करनी, यहाँ पे ये पूछा गया कि पेन रिलीव के लिए डाइक्लोफेनिक और आइबुप्रोफेन हम सभी कंडीशंस के लिए यूज करेंगे एक को छोड़कर। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेगनेंसी में एनसेड्स नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद न्यूमोनिया। अगर एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है और वो न्यूमोनिया की वजह से हो रहा है तो उस पेशेंट को हम सभी ड्रग्स दे सकते हैं एक को छोड़कर। एक आप प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो कौन सी ड्रग है ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन फर्स्ट स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हम इस पेशेंट को नहीं देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, कफ एक्सपेक्टोरेंट देते हैं और एनसेड्स भी हम देते हैं। चलिए यहाँ पे हम रेशनल में आपको और दिखा देते हैं। देखिए, गिव द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इफ द पेशेंट इज फाउंड विथ न्यूमोनिक एपिसोड। अगर न्यूमोनिक एपिसोड किसी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो ये हम ड्रग्स दे सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक में अमोक्सिसिलिन, लेवोफ्लॉक्सासिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। कफ एक्सपेक्टोरेंट में बेनेड्रिल हम दे सकते हैं। एनसेड्स में हम आइबुप्रोफेन देंगे। तो ये जो तीनों ड्रग्स है वो हम दे सकते हैं। एक जो नहीं देंगे वो कौन से, स्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीवर ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस एग्जिबिट्स टिपिकल पैटर्न ऑफ। पाइलोनेफ्राइटिस में जो फीवर आती है वो किस पैटर्न में आती है ये आपको पूछा गया था। यहाँ पे आपको आंसर में करना था पिकेट फेंस। यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर करना था। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ था, आपने अगर पढ़ा था तो पाइलोनेफ्राइटिस टॉपिक को। द फीवर ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस टिपिकली एग्जिबिट ए हाई स्पाइकिंग एंड पिकेट फेंस पैटर्न। पिकेट फेंस पैटर्न में ये फीवर जो है वो देखने को मिलती है पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर। और मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी एक क्वेश्चन आपको पूछा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन आर ऑल एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी के सभी क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है यूटीआई के। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की क्या है, प्रीडिस्पोजिंग
फैक्टर है, और वो एक जो नहीं है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना था, और वो यहाँ पे राइट आंसर करना है आपको। ऑप्शन थर्ड प्रोस्टेटाइटिस जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम रैशनल में आपको और दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, माल न्यूट्रिशन, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एंड कंडीशंस, रेनल पेरेंकाइमल डिजीज आर इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर यूटीआई अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में यूटीआई के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करते हैं तो ये इतने फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है। एक जो नियो कौन सा है, प्रोस्टेटाइटिस। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से हो सकता है इस बार ये और ये वर्ड दिया गया है, अगली बार यहां से कोई अदर वर्ड दे के आपको क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे हम ठीक करते हैं या फिर कौन सा लेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस। चलिए रैशनल के अंदर आपको और दिखा देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस, इसको अदर वर्ड में क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। अब देखिए यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज करते हैं। इज ए स्पेरिकल लेंस, ऐसा नहीं है कि सर कि यहाँ पर स्पेरिकल लेंस भी दे रखा है और कॉन्वेक्स लेंस भी दे रखा है, तो क्या सर हम इसको में स्पेरिकल लेंस यहाँ पे राइट आंसर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए वो स्पेरिकल टाइप का लेंस होता है। ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ना। कॉन्वेक्स लेंस इज ए स्पेरिकल लेंस बिकॉज इट्स शेप इज इक्वल टू ऑल मेरिडियंस। इट इज नॉन एज प्लस लेंस, इसको प्लस लेंस भी कहते हैं। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो स्पेरिकल लेंस टाइप होता है, इसकी इक्वल शेप में होता है। ये यहाँ पे इस लाइन का मतलब है। यहाँ पे स्पेरिकल लेंस राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टियल ब्लीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट, सभी के सभी करेक्टरिस्टिक है आर्टियल ब्लीडिंग के एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट ब्लड इन इज इनविजिबल टू नेक्ड आई, मतलब आप खुली आंखों से ब्लीडिंग को या फिर ब्लड को नहीं देख सकते, ये गलत है। यहाँ पर देखिए आर्टियल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। ब्लड जो है वो ब्राइट रेड कलर का होगा। स्पोर्ट्स एट ईच कॉन्ट्रेक्शंस, स्पोर्ट्स जो है वो ईच कॉन्ट्रेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फ्लो टू पल्सेटाइल, फ्लो जो होगा वो पल्सेटाइल होगा। ये तीनों करेक्टरिस्टिक आपको आर्टियल ब्लीडिंग में देखने को मिलेंगे। विनस ब्लीडिंग में ब्लड जो है वो डार्क रेड इन कलर का होगा। स्पोर्ट जो है वो नहीं होगा, नॉट स्पोर्ट एंड स्टेडी फ्लो होगा इसका। और कैपिलरी ब्लीडिंग की बात करते हैं तो जो ब्लड है वो रेड इन कलर में होता है, नॉट स्प्रूट एंड स्लो, जो फ्लो है वो स्लो बट इवन फ्लो है ना, मतलब बहुत धीरे होगा और कभी कभी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ब्लीडिंग के तीनों के अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइट इन ओल्डर चिल्ड्रन इज, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि ओल्डर चिल्ड्रन में अगर आप हाइट मेजर करें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे। इंस्ट्रूमेंट से इस पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए, एक लैरिंगोस्कोप का, दूसरा यहाँ पे फिर से इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर से हम जो भी ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं उनके हाइट मेजरमेंट करते हैं। चलिए रैशनल में इसको और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेटिंग स्केल जो भी है ये यहाँ पे अलग जो भी चीज़ें दे रखी हो आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। हाइट मेजरमेंट के लिए स्टेडियोमीटर फॉर मेजरिंग हाइट इन ओल्डर चिल्ड्रन, ओल्डर चिल्ड्रन की हाइट मेजर करने के लिए स्टेडियोमीटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्फेंटोमीटर इज मेजरिंग लेंथ इन यंग इन्फेंट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यंग इन्फेंट की लेंथ के बारे में पूछा जाता तो फिर आप इन्फेंटोमीटर करेक्ट आंसर करते, लेकिन यहाँ पे ओल्डर चिल्ड्रन का पूछा है तो स्टेडियोमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ मोबाइल हेल्थ टीम, कौन सा एक मेंबर है जो मोबाइल हेल्थ टीम का मेंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पर रैशनल के अंदर आप देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मोबाइल हेल्थ टीम। यहाँ पे एक आयुष डॉक्टर होता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन एक जो है यहाँ पे डिग्री मतलब जो बैचलर डिग्री जिसने कर रखी है एमबीबीएस या फिर जो भी डॉक्टर है वो यहाँ पे होते हैं, एक मेल और एक फीमेल दो होते हैं यहाँ पे। एएनएम या फिर स्टाफ नर्स, या तो एएनएम होगी या फिर एक स्टाफ नर्स होगा इस मोबाइल हेल्थ टीम में। और नेक्स्ट एक फार्मासिस्ट, जो एक फार्मासिस्ट है ये भी होगा। तो मेडिकल ऑफिसर होगा, एएनएम या फिर स्टाफ नर्स होगा और फार्मासिस्ट ये होंगे, साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट टाइम टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। तो देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात हो रही है और बेस्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है और वो ये है कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन,
यानी कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो बेस्ट टाइम होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का, वो क्या होता है, वंस ए मंथ, महीने में एक बार करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है तो वो कब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी, उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है। तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम होगा वो क्या होगा, 10th डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड के 10 दिन बाद में वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे रेशनल के अंदर आपको और बताते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बेस्ट टाइम टू डू, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है, वंस ए मंथ, महीने में एक बार करना है। और कब करना है, मेंस्ट्रुएशन के 10 दिन बाद में। तो यहाँ पे एक मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इंट्रामस्कुलर रूट फॉर वैक्सीन शुड नॉट बी यूज्ड इन ए पेशेंट विथ, ये प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था अभी मतलब दिसंबर में 13 तारीख को जब बीपीसी सीजन का यही पेपर हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था कि आईएम रूट से कौन वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, कौन से पेशेंट में। तो यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन थर्ड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। देखिए यहाँ पर रेशनल में और बता देते हैं आपको, इंट्रामस्कुलर रूट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आईएम रूट से हम एडमिनिस्टर इंजेक्शन या फिर जो भी इंजेक्ट वैक्सीन कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, किन में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में, चाहे उसको हीमोफीलिया हो रखा हो चाहे उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रखा हो। दोस्तों ये थे अपने 70 क्वेश्चंस। अब आप खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पे खुद एनालिसिस कर लीजिए हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।